तो दोस्तों सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है आज हम इसको इसके अंदर पूरा कंसिडर करके पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, किस तरह से हार्मोन वर्क करते हैं, कितने दिन का पीरियड होता है, किस तरह से हार्मोन ओवेरी में और यूट्रस में वर्क करते हैं। पहले हम एक बार नॉर्मल इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल किस तरह से होता है। सपोज कि किसी महिला को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल नॉर्मली हम 28 डेज कंसिडर करते हैं। अगर 28 डेज का किसी को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो डे फर्स्ट से लेकर के 28 डेज तक का हम उसको काउंट करते हैं, जिसके अंदर 1 से लेकर के 5 दिन को हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। ब्लीडिंग फेज इसके अंदर आती है और 14 डेज पर ओवुलेशन होता है। उसके बाद में 28 डेज पर ये एंड हो जाता है। इसके अंदर अगर 14 डेज पे ओवुलेशन होता है और 14 डेज पर ही कोई स्पर्म मीट करता है तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है और मदर प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाती है। ये सबसे बड़ा इसका फंडा होता है। अभी इसमें हम नॉर्मल समझते हैं कि कितनी फेज होती हैं, किस तरह से इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें हमारे अंदर 2 साइकिल्स चलते हैं, एक यूट्रस के अंदर चलता है और एक ओवरी के अंदर चलता है। दोनों साइकिल्स के अंदर अलग अलग हार्मोन्स वर्क करते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर 3 फेजेस होती हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज या रीजनरेटिव फेज या प्रिपरेटिव फेज इसको बोल सकते हैं, और तीसरी फेज होती है सीक्रेटरी फेज। वहीं ओवरी के अंदर 2 फेजेस होती हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ओवुलेशन से पहले की प्रक्रिया को पढ़ा जाता है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो होती है वो ओवुलेशन के बाद का टाइम होता है, जो कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले हम यूट्रस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यूट्रस का जनरेशन हम फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं और इसमें भी फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। तो पहले हम यूट्रस को पढ़ते हैं। यूट्रस के अंदर पहली फेज होती है ब्लीडिंग फेज, जो कि जिस तरह से मैंने बताया आपको कि ब्लीडिंग फेज 1 से लेकर के 5 दिन की होती है। मोस्टली जो यूट्रस हमारा होता है, यूट्रस के अंदर जो लेयर जनरेट होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का जो शेड आउट होती है 1 से 5 दिन के अंदर, जो रीजनरेशन होता है इसका वो सैडल आउट होने लगता है 1 से 5 दिन के अंदर, और महिला को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है। इसके अंदर ब्लीडिंग फेज आती है। ब्लीडिंग फेज में देखा जाए तो 1 से 5 दिन का इसका समय रहता है। उसके बाद में अब अगर हम ओवरी की तरफ देखें तो 1 से 3 उसके फर्स्ट डे से ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। फॉलिकुलोजेनेसिस फेज इसके अंदर होती है और प्री ओवुलेटरी फेज इसके अंदर होती है, जो कि डे फर्स्ट से लेकर के डे थर्ड तक चलती है। फॉलिकुलोजेनेसिस में होता यह है कि बेसिक फॉलिकल्स होते हैं, जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिससे ओवम रिलीज होता है। 14 डेज पर जो ओवम रिलीज होता है फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है और स्पर्म मिलने के बाद, और फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट प्रोसेस हमारा हो जाता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है। सारी प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम एक बार हार्मोन्स की तरफ नजर डाल लेते हैं कि हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है वो है, इसको बोलते हैं एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस क्यों कहते हैं? सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब होता है तो इसको एच नाम दे दिया जाता है क्योंकि ये टॉप पर होता है। उसके बाद में आती है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करती है और बाद में रिलीज भी करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पी नाम से हम डिनोट करते हैं, और ये वर्क करता है ऑर्गन पे। तो ऑर्गन को हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, ओवरी भी कह सकते हैं। तो ये इसलिए इसको कहते हैं एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्क करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसका नाम है कंप्लीट। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है तो एफएसएच और एलएच को, सबसे पहले वो एफएसएच को रिलीज करता है। एफएसएच को रिलीज करने के बाद में एफएसएच वर्क करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम है। एफएसएच वर्क करता है ओवरी के ऊपर। ओवरी वर्क करती है, ओवरी अपने अंदर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि कार्पस लूटियम से रिलीज होते हैं। अभी हम इसका ये हार्मोन्स यूट्राइन साइकिल पर और ओवेरियन साइकिल पर किस तरह से वर्क करते हैं वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आती है इसमें ब्लीडिंग फेज, जो कि 1 से 5 दिन की होती है। इसके लिए अभी जो लेयर हमारी जनरेट हुई है वो डीजनरेट होती है और वो शेडल आउट होती है। उसके बाद में इसके अंदर फॉलिकुलर जेनेसिस होता है। फॉलिकुलर जेनेसिस डे 1 से लेकर के डे 3 तक जाता है।
फिर उसके बाद में होता यह है कि जो यूटेराइन साइकिल होती है वो डे 6 तक आ जाती है। डे 6 से लेकर के डे 13 तक ये प्रिपेयर होती है, वापिस से जो जो जनरेशन है इसका वापिस से बनने लगता है, और इसका जो लेयर है वो वापिस से रीजनरेट होने लगती है। इसीलिए इसको प्रोलिफेरेटिव फेज या रीजनरेटिव फेज या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा फीटस आने वाला है, ओवम आने वाला है, उसके लिए ये अपना एरिया प्रिपेयर करती है, इसलिए हम उसको प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं। या फिर रीजनरेशन इसलिए क्योंकि वापिस से इसकी लेयर रीजनरेट होती है। ये वर्क डे 6 से लेकर के डे 13 तक चलता है। और वहीं अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि रीजनरेशन, इसमें यूटेराइन में हम देखेंगे जो रीजनरेशन होता है डे 6 से डे 13 तक वो किस हार्मोन की वजह से होता है। तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होता है। वो जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करता है और एफएसएच को रिलीज करता है। एफएसएच जब रिलीज होता है तो एफएसएच आकर के ओवरी में वर्क करता है, और ओवरी पर वर्क करने के बाद में ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद में यूट्रस में जाता है। यूट्रस में जाने के बाद में वहां की जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करता है। ब्लड सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो जो अपनी यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसकी रीजनरेशन कराएगा, उसकी ग्रोथ कराएगा। जब वो रीजनरेट हो जाएगी तो उसके बाद में हमारा ओवुलेशन होगा। रीजनरेशन के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही पूरी की पूरी रीजनरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन से ही इसका जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद में 13 डे तक अपना कंप्लीट जो रीजनरेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेता है यूट्रस के अंदर। फिर आती है इसका एस्ट्रोजन का वर्क ओवरी के अंदर, जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज होती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लुटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन आता है तो एस्ट्रोजन 6 डे पर आता है। डे 6 पर इसका आगमन होता है। डे 6 पर आने के बाद पहले ये यूट्रस पे वर्क करता है, साथ साथ में ओवरी पे भी वर्क करता है। यूट्रस के अंदर ये इसकी रीजनरेशन करवाता है, ओवरी के अंदर जो ओवम होता है उसको रिलीज करने के लिए LH हार्मोन का रिलीजेशन करवाता है। जब ये आता है डे 6 पर तो सबसे पहले ये FSH हार्मोन को बंद कर देता है, क्योंकि ये FSH से निकला है तो ये FSH लाइक एस्ट्रोजन फादर, एंड देन ये जब अपने पूरे पीक पर होता है तो ये FSH को स्टॉप करके इसको वापस से बंद कर देता है। नेगेटिव फीडबैक पर ये वर्क करता है। उसके बाद में जब एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ओवुलेटरी के लिए LH सर्च का लिए प्रिपेयर करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जो रिलीज करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जो इमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में चेंज कर देता है। मैच्योर फॉलिकल्स में जब चेंज हो जाते हैं तो जब डे 13 से लेकर के और डे 14 के डे 13 इवनिंग को हम कह सकते हैं और डे 14 तक के बीच में ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये एकदम पीक पर होता है। इसी को हम LH सर्च कहते हैं। LH सर्च के बाद में जब 14 डे पर हमारा ओवुलेशन रिलीज हो जाता है, 14 डे पर यहाँ पर हमारा ओवुलेटरी फेज आ गई है, ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन है जो हमारा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में आकर के स्टोर रहता है। एम्पुला में आकर ओवम हमारा रिलीज रहता है। इसके बाद में जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म आते हैं और ये जो ओवम हमारा इसमें फैलोपियन ट्यूब में स्टोर्ड है, इसमें जाकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद में सपोज कि किसी महिला को फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्पुला में ये कंप्लीट हो चुका है और जो सीक्रेटरी फेज है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहां पर यूट्रस में सीक्रेटरी फेज स्टार्ट होती है और वहीं ओवरी में पोस्ट ओवुलेटरी फेज स्टार्ट होती है, जिसको हम कांस्टेंट फेज भी कहते हैं। यहां पर ल्यूटेनाइजिंग फेज भी हम कह सकते हैं। इसमें मोस्टली जब ओवुलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद में सीक्रेटरी फेज आती है, जो कि सीक्रेटरी फेज क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसको इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। और इम्प्लांट डे 6 पर होता है। डे 14 को हम डे 1 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है डे 1 पर। और डे 6 पर यानी कि 21 डेज पर इसका
जर्नी स्टार्ट हो जाती है इम्प्लांटेशन की। और इम्प्लांटेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डे 21 पर रिलीज होता है, और जो हमारी जिसको थर्ड जो स्टेज होती है यूट्रस की सीक्रेटरी फेज वाली, इसके अंदर ये रिलीज होता है, और दूसरा इसमें पोस्ट ओवुलेटरी फेज में डे 21 पर रिलीज होता है। ये हमारे इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। दूसरा हमारा जो ये लूटियल फेज है जो ओवुलेटरी में चलती है, इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी या कांस्टेंट फेज बोल जाते हैं, क्योंकि इसके बाद में ओवरी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो लूटियल फेज है यही कांस्टेंट फेज होती है। उसके बाद में अगर सपोज कि किसी महिला को अगर फर्टिलाइजेशन ना होने पर वो ओवम 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली उसका लाइफ स्पान जो होता है वो वहां पर डेस्ट्रॉय हो जाता है ओवम में। ओवम है जो उसमें फैलोपियन ट्यूब में, अगर किसी को स्पर्म ना मिला हो तो। और स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो 48 से 72 आवर्स तक का होता है। अगर यहीं देखी जाए तो अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो तो ये अपने आप इसका लाइफ स्पान खत्म होने के बाद में ये रीजनरेशन हो जाता है। उसके बाद में जो वो यूट्रस की जो हमारी लेयर बनी थी वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। उसके बाद में 28 डेज तक ये रीजनरेट होती रहती है। उसके बाद में जब नेक्स्ट पीरियड जब आता है वापिस से 1 डेज पर, तो ये हमारी जो यूट्रस की लेयर है ये डिजनरेट होने लगती है वापिस से। वहीं अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है पेशेंट को, मदर को फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसका इम्प्लांटेशन 21 डेज पर स्टार्ट हो जाता है। और 21 डेज पर स्टार्ट होने के बाद में जो उसको मेंटेन करने का काम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कार्पस लूटियम से रिलीज होता है। कार्पस लूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को रिलीज करती है। एस्ट्रोजन है जो डे 6 पर आता है, प्रोजेस्टेरोन है जो डे 21 पर आता है। ये इसके बाद में इसको टिल 3 मंथ तक इसको मेंटेन करके रखती है, क्योंकि 3 मंथ के बाद में 12 वीक के बाद में हमारा प्लेसेंटा वर्क करने लगता है। प्लेसेंटा वर्क करता है तो इस वजह से हम तब तक के लिए इसको मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारा यूट्रस है। यहाँ पर अगर एस्ट्रोजन पहले आता है डे 6 पर, तो ये डे 6 पर इसकी रीजनरेशन करवाता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। इसकी ब्लड सप्लाई, ये हमारी एंडोमेट्रियम पहले थी, उसके बाद में ये हमारी रीजनरेट होने के बाद की एंडोमेट्रियम है, जो कि लगभग 8 mm की थिकनेस के साथ होती है। 8 mm नॉर्मल होती है, उसके 8 से लेकर के 20 mm थिकनेस तक इसकी होती है। उसके बाद में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 21 डेज पर आता है, डे 21 डेज पर आता है, तो ये इम्प्लांटेशन की तरफ बढ़ावा करता है। इम्प्लांटेशन जब होता है तो ये इसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ की ब्लड सप्लाई को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ताकि जो हमारा फीटस है, जो भी हमारा फर्टिलाइज ओवम है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे और उसका इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। वहीं अगर फर्टिलाइजेशन ओवम नहीं है, अगर नॉर्मल ओवम है और वो रिलीज होकर के खत्म हो चुका है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ओवुलेशन हुआ था जो एलएस सर्च के बाद 14 डेज पर, वो मोस्टली 15 से लेकर के 16 दिन तक ही रहता है वहां पर। उसके बाद में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो वापस से फर्स्ट डे पर सैड आउट होना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फर्टिलाइजेशन एंड ओवम के आगे का प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि किस तरह से ओवम बनता है, किस तरह से हमारा फीटस ग्रो करता है, या किस तरह से हमारा आगे का फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है जो बढ़ता है। हम धीरे धीरे आज से ओबीजी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे हार्मोन्स के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप अपना हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।